हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पीछे हम लोग जान चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो तरह का फेनोमेनन होता है, एक इलेक्ट्रिक सेल में स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। तो हम लोग उसी टॉपिक को फिर आगे बढ़ाएंगे। पिछले वाले वीडियो को अगर आप मिस कर दिए होंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर फर्स्ट वाला वीडियो, तो आप लोग उसको फिर वापस देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव। ये होता क्या है? जैसे देखे थे कि किसी भी सेल में, चाहे वो इलेक्ट्रिक सेल हो या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड और दूसरा एनोड। कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोड तय होता है उसके टेंडेंसी से, उसके नेचर से। वो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है या इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है, मतलब उस प्लेट पर रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है। हम लोग जान चुके थे जहां रिडक्शन होता है वो है कैथोड इलेक्ट्रोड, जहां अवकरण होता है वो कैथोड इलेक्ट्रोड, और जहां ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड इलेक्ट्रोड। ठीक है, जहां ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है जिस प्लेट पर, वो एनोड इलेक्ट्रोड है। ये हम लोग पीछे भी देखे थे। तो जो भी हो, चाहे ऑक्सीडेशन हो रहा हो या रिडक्शन हो रहा हो, उस प्लेट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू हम लोग जानेंगे। ये होता क्या है, वास्तव में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या, और फिर आगे हम लोग इसी को देखेंगे कि ये कैसे डिटरमाइन किया जाता है। अभी हम लोग डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। तो देखो, कैथोड इलेक्ट्रोड है या एनोड इलेक्ट्रोड है, तो इससे तय होगा कि वो इलेक्ट्रॉन गेन किया है या लूज किया है। तो उस मेटल प्लेट द्वारा इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने का जो टेंडेंसी है, उसके मेजरमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? तो मान लो ये प्लेट है, मेटल प्लेट है, ये एक सॉल्यूशन में, एक बर्तन में रखा हुआ है। जैसे यहां पर देखा जाए, ये एक सॉल्यूशन में मेटल, जो मेटल प्लेट लिए हो उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन है। मान लो कॉपर प्लेट लिए हो तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होगा। अगर मान लो कि यहाँ पर जिंक का प्लेट लिए हो तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन होगा। ऐसा कोई भी ले सकते हैं। तो ये सॉल्ट सॉल्यूशन में मेटल के प्लेट को रखे हो, अब ये दोनों के बीच अब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या इससे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये नेचर दिखाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब मेटल का इलेक्ट्रॉन लूज करने का या गेन करने के टेंडेंसी का जो मेजरमेंट है वो इस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। दूसरे हम तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इस इलेक्ट्रोलाइट का जो तुम सॉल्यूशन लिए हो उसका पोटेंशियल और इस मेटल के पोटेंशियल में जो डिफरेंस है उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। दोनों तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लोग पहले डिफिनेशन लिख लिए हैं, द मेजरमेंट ऑफ द टेंडेंसी ऑफ मेटल टू लूज और गेन। इलेक्ट्रॉन लूज किया मतलब ऑक्सीडेशन, गेन किया तो रिडक्शन। तो ये बोले मेटल टू लूज और गेन मतलब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का जो टेंडेंसी है उसके मेजरमेंट को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डिफाइन कर ले एक बार फिर से, द मेजरमेंट ऑफ टेंडेंसी ऑफ अ मेटल टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। कब? वेयर इट इज केप्ट इन इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब उस मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में जब इसको रखे हुए हो उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा। इस टेंडेंसी के मेजरमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हिंदी वाले के नीचे लिख दिए हैं, किसी धातु को जब उसके लवण के विलयन में रखा जाता है तब उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण करने की प्रवृत्ति का मापदंड उस धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। या दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते थे, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ मेटल एंड सॉल्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब धातु और उसके लवण के विलयन के विभव में जो अंतर है वो उसका इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से डिफाइन कर लिए हम। तो अब ये मेजरमेंट देगा हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ये तय होगा कि इलेक्ट्रॉन लूज करना है या गेन करना है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। तो चूंकि सेल में दो इलेक्ट्रोड हैं, कैथोड और एनोड, तो कैथोड वाले के लिए बोलेंगे ई कैथोड, कैपिटल ई कैथोड, और एनोड वाले के लिए बोलेंगे कैपिटल ई एनोड। क्योंकि कैथोड को राइट साइड में रखा जाता है सेल इक्वेशन में, एनोड को लेफ्ट साइड में रखा जाता है, तो कैथोड के बदले में बोल दिए ई राइट, एनोड के बदले में बोल दिए ई लेफ्ट, ताकि ये चूंकि ये पोटेंशियल है,
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तो इसका यूनिट वोल्ट होगा। पढ़े हम लोग पोटेंशियल का, विभव का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। तो कहेंगे इसका ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। ये हमारा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जान गए तो अब ये भी पता हो गया कि कैथोड वाले प्लेट का अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, एनोड वाले प्लेट का अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। तो हमको जानना है कि पूरे सेल का पोटेंशियल क्या होगा, मतलब सेल पोटेंशियल क्या होगा। तो कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल डिफरेंस को बोलेंगे सेल पोटेंशियल। यहां पर दिखा दिए थे कि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। इसी टेंडेंसी का जो मेजरमेंट है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां रिडक्शन हो रहा है। अब हम लोग जान लेते हैं सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल, इस टॉपिक को हटाया जाए। हम लोग अब उसी के बेसिस पे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पे हम लोग जान ले सेल पोटेंशियल, सेल विभव। तो देखें कि सेल में दो इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड, तो दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस को बोलेंगे सेल पोटेंशियल। मतलब द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस, the electrode potential difference between cathode and anode electrode is called cell potential। मतलब इसको डिनोट करेंगे हम लोग, लिख देते हैं इट इज डिनोटेड बाई ई सेल। कैथोड एवं एनोड इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव में अंतर को सेल विभव कहते हैं। इसे ई सेल से सूचित करते हैं। तो ई सेल के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे? तो कैथोड वाले का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस एनोड वाले का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या कैथोड को राइट साइड लिखा जाता है तो लिख सकते हैं ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ओके, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल। अब हम इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। सीधा सा बात है कि सेल में दो इलेक्ट्रोड है, कैथोड और एनोड, दोनों का अपना अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जो डिफरेंस हुआ वो उस सेल का पोटेंशियल हुआ, मतलब सेल पोटेंशियल हुआ। वही हम लोगों ने दिखाया, डायरेक्ट इसका यूनिट वोल्ट होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट टर्म को देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड है फटाफट। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पहला हम लोग पढ़ लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव। फटाफट देखते चलेंगे हम लोग। देखो, जैसे ही कहीं भी स्टैंडर्ड टर्म लग जाता है, मानक टर्म यूज करते हो किसी भी टेंडेंसी में, किसी भी कैरेक्टर में जब स्टैंडर्ड जुड़ गया, इसका मतलब है कि वो कैरेक्टर एक पार्टिकुलर कंडीशन पे है, एक विशेष परिस्थिति पर है। कहीं भी स्टैंडर्ड का मतलब एक विशेष परिस्थिति पर। मतलब यहां पर हम लोग अभी लिखे हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट मींस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही है लेकिन एक विशेष परिस्थिति पर है। क्या है वो परिस्थिति? तो तब का है जब ये जो सॉल्यूशन तुम लिए हो, इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना हो जाए? 1 मोलर यूनिट कंसंट्रेशन हो। ये जो सॉल्यूशन लिया गया है बर्तन में, इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, उस समय जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा मेटल का, उसको कहा जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो हम लोग इसको सीधा एक लाइन में ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि है क्या? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। कब है? व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 1 मोलर यूनिट। या नहीं तो फिर उस बेसिस पे डिफाइन कर सकते हो द टेंडेंसी ऑफ अ मेटल टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट इज केप्ट इनटू इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन हैविंग कंसंट्रेशन 1 मोलर। ऐसे भी बोल सकते हैं। नहीं तो हम लोग अब उसको जान चुके हैं पीछे, तो उसी बेसिस पर हम यहां पर डिफाइन कर लें
कि है क्या, तो ये तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। आप लोग चाहिए तो उस बेसिस पर भी डिफाइन कर सकते हैं। हम ये वाला लिख देते हैं, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of a metal when the concentration of its salt solution is 1 molar is called standard इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही है, लेकिन तब के लिए है जब इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, जो इलेक्ट्रोलाइट लिए हो, सॉल्ट सॉल्यूशन लिए हो, उसका कंसंट्रेशन 1 मोलर हो। ठीक है, हिंदी वाले के लिए बोल दे, इलेक्ट्रोड विभव कब, जब विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघट्य का सांद्रण, एक बार फिर से बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, विद्युत अपघट्य का सांद्रण 1 मोलर हो तब इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। या जब धातु के लवण के विलयन का सांद्रण 1 मोलर हो तब धातु का इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, ऐसे बोल सकते हैं। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे? इट इज डिनोटेड बाई ई नॉट, चूंकि 2 इलेक्ट्रोड तो लिख दे कैथोड एंड एनोड। ओके, या बोल सकते हो ई नॉट राइट एंड ई नॉट लेफ्ट। इसका जाहिर है कि यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा। यूनिट क्या होगा इसका, पोटेंशियल ही तो है, यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट। ये हो गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, थोड़ा समझ लेते हैं। जब हम बोले कि एक विशेष परिस्थिति पर ये करेक्टर है, स्टैंडर्ड का मतलब जब कंसंट्रेशन 1 मोलर रखते हो इलेक्ट्रोलाइट का, तब मेटल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है। मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है, अभिलाक्षणिक। अलग अलग स्पीसीज का, अलग अलग मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग होगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में वेरिएशन हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैरेक्टरिस्टिक होता है, विलाक्षणिक होता है। मतलब कॉपर का अलग होगा, जिंक का अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा, टीन का अलग होगा। अलग अलग मटेरियल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग होता है। मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पे हम मटेरियल के कैरेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं, उसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा कैरेक्टराइज किया जा सकता है? तो हम बोलेंगे कि अगर किसी मटेरियल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अधिक है, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर किसी मटेरियल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है, मतलब उल्टा बोलेंगे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, प्रबल अवकारक होगा वो। ठीक है, अच्छा, हम लोग देखे थे कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब जिंक प्लेट को डालते हैं, जिंक के टुकड़ा को डालते हैं, तो वो जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। मतलब जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो किसी सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, ये रिडॉक्स रिएक्शन ही है, हम लोग सेल में देखे थे इसको। तो क्या जिंक कॉपर को डिस्प्लेस किया, क्या कॉपर भी जिंक को डिस्प्लेस करेगा? ये डिस्प्लेसमेंट कौन किसको डिस्प्लेस करेगा सॉल्ट सॉल्यूशन से, ये भी तय कर सकते हैं हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पे। कैसे? तो जिस मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है, वो ज्यादा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले को डिस्प्लेस करेगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। ठीक है, हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला सीरीज देखे थे पीछे वाले वीडियो में, एक ट्रिक भी बताया हुआ था, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो उस सीरीज में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जो नीचे में जो मेटल है वो ऊपर वाले मेटल को डिस्प्लेस करेगा। मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वैल्यू से हम मेटल के कैरेक्टर को पता कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको हम लोग नोट कर लेंगे। पहले इसी से रिलेटेड एक टर्म है, उसको देख लेते हैं। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ये था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कोई पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड का, कैथोड का या एनोड का होगा। अब पूरे सेल के लिए हम लोग जानेंगे, तो लिखेंगे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, मानक सेल विभव। आ जाओ, इसका आवश्यकता नहीं रहा। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या है?
स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, मानक सेल विभव। जाहिर है कि जब सेल की चर्चा कर रहे हो, दो इलेक्ट्रोड है तो दोनों इलेक्ट्रोड का डिफरेंस होगा कैथोड और एनोड वाले का। मतलब द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस between cathode and anode electrodes is called standard electrode potential। हिंदी वाला बोल दे, कैथोड एवं एनोड इलेक्ट्रोडों के मानक इलेक्ट्रोडों का अंतर मानक सेल विभव कहलाता है। मतलब कैथोड इलेक्ट्रोड है, एनोड इलेक्ट्रोड है, इसका अपना होगा मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसका अपना होगा मानक इलेक्ट्रोड विभव, दोनों में जो डिफरेंस होगा वही होगा मानक सेल विभव। इट इज डिनोटेड बाई, इसमें भी नोट लगा देंगे, ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल के लिए क्या फॉर्मूला लिखा जाए, तो कैथोड वाले का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस एनोड वाले का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या लिख सकते हो ऐसे भी, राइट इलेक्ट्रोड वाले का, राइट मतलब कैथोड, और इसको लिख देंगे लेफ्ट, इसका भी यूनिट वोल्ट होगा। तो ये था हमारा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है, अब जो है इससे हम एक क्वेश्चन बना ले फटाफट। एक क्वेश्चन है, डिटरमाइन द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल। कौन सा सेल है, तो हम लोग ले लें, चलो, कॉपर आयन रिएक्ट किया जिंक से, बनाया जिंक आयन, जो गैल्वेनी सेल है, हम लोग इस इक्वेशन को देखे भी हैं। यहाँ पे वैल्यू दिया रहता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू याद नहीं करना है, हाँ कंपेयर करना जानना है हम लोग को, किसका ज्यादा है किसका कम, वैल्यू क्या होगा वो अक्सर दिया रहता है क्वेश्चन में। तो चलो दिया हुआ है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही है, कॉपर कटायन टू कॉपर बन रहा है, तो कॉपर कटायन से कॉपर बना मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो रिडक्शन का लिए वैल्यू दिया है 0.34 वोल्ट। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, ये रिडक्शन वाला ही है, अक्सर रिडक्शन वाला ही यूज किया जाता है। इसका वैल्यू दिया हुआ है -0.76 वोल्ट। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो हमको निकालना है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ये एक आयनिक इक्वेशन है, सेल में जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है उसका आयनिक इक्वेशन है। एक चीज और इसी में हम लोग जोड़ लेते हैं, हम इस आयनिक इक्वेशन से सेल इक्वेशन लिख सकते हैं। सेल इक्वेशन लिखने का तरीका देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, दोनों का हाफ इक्वेशन हम लोग लिखे थे, देखे थे पहले, कॉपर कटायन से क्या बन रहा है, कॉपर कैसे बना, तो इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो कॉपर कटायन इलेक्ट्रॉन गेन किया तब तो कॉपर में कन्वर्ट हुआ, तो इलेक्ट्रॉन गेन मतलब रिडक्शन। जिंक से क्या बना, जिंक कटायन क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन लूज, देखो यहाँ कोई चार्ज नहीं, यहाँ +2 चार्ज हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो ये हो गया एनोड, मतलब जिंक से जिंक कटायन वाला एनोड पर होगा और कॉपर कटायन से कॉपर वाला कैथोड पे होगा। तो एनोड वाला जो चेंज है उसको लेफ्ट साइड लिखते हैं, तो जिंक से बना जिंक कटायन, तो हम लोग एरो में देकर के ऑब्लिक देते हैं ऐसे। ये हाफ इक्वेशन हो गया, ये कहां हो रहा है, एनोड पर। अब डबल ऑब्लिक देंगे कैथोड वाले को, अब इसके बाद लिखेंगे, तो यहाँ कैथोड पे क्या हो रहा है, कॉपर कटायन से कॉपर बन रहा है, तो लिख देते हैं कॉपर कटायन गिव्स कॉपर। ये इसको हम लोग सेल इक्वेशन बोलते हैं। तो सेल इक्वेशन में राइट साइड जो लिखा जाता है
वो होता है कैथोड पर होने वाला रिएक्शन, और लेफ्ट साइड में जो हो रहा है चेंज वो एनोड पर होने वाला रिएक्शन है। ठीक है, ये सेल इक्वेशन हो गया। हमको ई नोट सेल मालूम करना था, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो ई नोट सेल इज इक्वल टू, पढ़े हैं, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। लिख देते हैं ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। तो कैथोड वाला कौन? कॉपर वाला। तो लिख दे इसको ऐसे, ई नोट ऑफ कॉपर मेटल माइनस एनोड वाला कौन? जिंक। तो ई नोट ऑफ जिंक मेटल। हम लोग रिडक्शन वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज करते हैं। तो कॉपर का वैल्यू 0.34 माइनस जिंक वाले का वैल्यू माइनस 0.76। तो कितना हो गया? 0.34 प्लस 0.76 कितना हो गया? 1.1 वोल्ट। मतलब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ दिस सेल, इस सेल का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल जो है, इस सेल का मानक सेल विभव जो है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो है वो 1.1 वोल्ट होता है। हम लोग चर्चा भी किए थे कि जो जिंक और कॉपर वाला जो कैल्वेनिक सेल है उसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का वैल्यू 1.1 वोल्ट होता है। ये हो गया हमारा। अब एक चीज हम देख लें, तो सॉल्यूशन हो गया। एक चीज और देख लें, अभी जो ये वैल्यू लिखा हुआ है, ये जो वैल्यू दिया रहता है, ये वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे हम लिख देते हैं यहां पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। मतलब ऐसे लिखेंगे हम लोग, जिंक अटाइन टू जिंक, है ना। रुक जाओ, इसको ऐसे दिखा दे, थोड़ा सा और क्लियर कर दे। मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक अटाइन टू जिंक, इसका वैल्यू कितना लिखे थे अभी? माइनस 0.76 वोल्ट इसका वैल्यू हो गया। लेकिन अगर कोई पूछ दे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो रिडक्शन वाला था, कोई पूछ दे ऑक्सीडेशन वाला पोटेंशियल ऑफ जिंक, जब ऑक्सीडेशन बोल रहे हो तो उसको कैसे लिखा जाएगा? देख लो, ये जिंक अटाइन टू जिंक बना था, इस पर कैसे लिखेंगे? जिंक टू जिंक अटाइन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे। इसका वैल्यू क्या होगा? तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 0.76 वोल्ट। ठीक है, तो अक्सर हम लोग रिडक्शन वाला ही यूज करते हैं, ये वाला वैल्यू यूज करते हैं, इसी का यूज होता है जानने के लिए। अगर ऑक्सीडेशन वाला पूछेगा तो जो वैल्यू होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालने के लिए एक न्यूमेरिकल था जो अभी हम लोग पढ़े थे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट। अब हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का यूज क्या है वो समझ लेते हैं फटाफट। खूब इंपॉर्टेंट है, ये हमको खूब अच्छी तरह से याद होना चाहिए, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो लिखते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हम कैरेक्टर पता करते हैं किसी भी स्पीशीज का। तो क्या क्या है? पहला, ग्रेटर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्ट्रॉन्गर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक है वो प्रबल ऑक्सीकारक है। चलो दूसरा, लोअर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तुम्हारी बंद करो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्ट्रॉन्गर दी रिड्यूसिंग एजेंट। कम है, जिसका कम होगा वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, प्रबल अपकारक होगा। ठीक है, मतलब नीचे वाला रिड्यूसिंग एजेंट, ऊपर वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। चलो और जान लेते हैं, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ये वाला, इज इक्वल टू 0 वोल्ट। चलो और जान लेते हैं, द मेटल हैविंग
लोअर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये वाला ध्यान रखना है, इस पर कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखेंगे। द मेटल हैविंग लोअर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिस मेटल का मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होता है, डिस्प्लेसेस द मेटल हैविंग हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। मतलब जिस मेटल का मानक इलेक्ट्रोड विभव कम है, वो ज्यादा मानक इलेक्ट्रोड विभव वाले मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। ऐसे पीछे पढ़े होंगे कि जिस मेटल का एक्टिविटी ज्यादा है वो कम एक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। हम चूंकि एक्टिविटी से पता नहीं चलता है कि किसका एक्टिविटी ज्यादा किसका कम, एक मेजरमेंट चाहिए, एक मापदंड चाहिए था हमको, तो मेजरमेंट है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जिसका कम होगा वो ज्यादा वाला स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिस मेटल का ज्यादा है उसको डिस्प्लेस कर देगा। जैसे पीछे वाले में हम लोग पढ़े थे, या देख ही लेते हैं ना, फटाफट देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और यहां हम डाल दिए जिंक, तो क्या जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करेगा? अगर करेगा तब बनेगा रिएक्शन, क्या होगा तब बन जाएगा कॉपर, ऐसे लिखते हैं। तब जिंक डिस्प्लेस करके क्या बना लेगा? जिंक सल्फेट और कॉपर। हम ऐसा बोले हैं, लेकिन ऐसा क्यों बोले हैं? क्यों कॉपर को जिंक डिस्प्लेस कर देगा? इसलिए कर देगा क्योंकि जिंक का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जिंक का अभी हम लिखे थे, जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू कितना? -0.76 वोल्ट। और कॉपर वाले का कितना है? अभी जस्ट लिखे हैं, याद होना चाहिए। कॉपर वाले का कितना? 0.34 वोल्ट है। तो जाहिर है कि ये निगेटिव है, मतलब ये नीचे में है, ये ऊपर में है। तो जो नीचे वाला मेटल है वो सीरीज में ऊपर वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। तो जिंक आसानी से कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बना लेगा, मतलब रिएक्शन आसानी से कैरिड आउट होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल नीचे है वो ऊपर वाले मेटल को डिस्प्लेस करता है। ठीक, अब थोड़ा देख लें हम लोग। सपोज मैग्नीशियम सल्फेट और जिंक, क्या ये भी रिएक्ट कर लेगा? क्या ऐसा रिएक्शन करेगा ये? क्या जिंक सल्फेट और मैग्नीशियम बनाएगा? ऐसा पॉसिबल है? नहीं बनाएगा, ये रिएक्शन नहीं होगा, फिजिबल नहीं है। क्यों फिजिबल नहीं है? क्योंकि जिंक का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और मैग्नीशियम का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, मैग्नीशियम का कम होता है। मैग्नीशियम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कम है, सीरीज देख सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है वो, जिंक ऊपर में है। ठीक, तो नीचे वाला डिस्प्लेस करता है, नीचे वाला डिस्प्लेस होता नहीं है, वो दूसरे को कम, जो ज्यादा है उसको डिस्प्लेस कर देता है। मतलब कि मैग्नीशियम का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है, जिंक का ज्यादा है, ज्यादा वाला डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, मतलब ये रिएक्शन कैरिड आउट नहीं होगा, मतलब ये फिजिबल नहीं है। तो तुमसे फिजिबल या नॉन फिजिबल रिएक्शन पूछा जाएगा, तो ये तो हम समझने के लिए लिखे थे। एक क्वेश्चन हम ऐसे लिखते हैं जो अक्सर मिलेगा, देखोगे ऐसा। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कटायन और ये है कॉपर, ये रिएक्शन दिया रहेगा ऐसे और दिखाएगा कि क्या कॉपर कटायन और मैग्नीशियम ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। तो तुम क्या देखोगे कि भाई मैग्नीशियम कटायन जो है वो मैग्नीशियम में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या पॉसिबल है? तो इसको कॉपर का देखोगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर में है मैग्नीशियम से, इसका मतलब कि मैग्नीशियम को ये कॉपर जो है, कॉपर जो तो हम लिए हैं यहाँ पर, ये मैग्नीशियम को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। जो नीचे वाला होता है वो रिड्यूस करता है, ऊपर वाला तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये यहाँ पर यहाँ रिड्यूस करते हम दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं कि मैग्नीशियम कटायन से क्या बन रहा है? मैग्नीशियम, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या किया, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ग्रहण किया मतलब रिडक्शन हुआ, अवकरण हुआ। तो जाहिर है कि नीचे वाला रिड्यूस करता है, रिड्यूसिंग एजेंट नीचे वाला होता है, कॉपर तो ऊपर में है, तो रिड्यूस कर ही नहीं पाएगा, मतलब रिड्यूस नहीं कर पाएगा, तो रिएक्शन फिजिबल नहीं है, रिएक्शन संभव नहीं है, रिएक्शन नहीं होगा।
ठीक है। तो इस तरह से हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हम ये तय कर सकते हैं कि इस तरह का कोई दिया हुआ रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। तो इस उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। ये 3-4 जो लिखे हैं स्टेटमेंट, ये हमको खूब अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो चलो इसको भी हम मिटाते हैं। तो आप लोग इसको वीडियो को 1-2 बार रिवाइज करके बढ़िया से देख लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप लाइक करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं, इनकरेज होते हैं, ताकि वीडियो और बेहतर आपके फायदे के लिए बनाया जा सके।